तफसील से झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के किडनी विभाग में आज सप्लाई पानी की आपूर्ति बंद होने की वजह से कोहराम मच गया और परेशानी ऐसी बढ़ी कि कई मरीजों की आज डायलिसिस तक नहीं हो पाई। इस दौरान मरीज और उनके परिजन बेहद बेचैन नजर आए। आमतौर पर रिम्स में एक दिन में 14 से 15 मरीजों की डायलिसिस होती है, लेकिन आज राहत के बजाय मरीजों के लिए तड़पने का दिन रहा। इस संबंध में जब हमने रिम्स के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार से बात की तो उन्होंने फोन पर सप्लाई वाटर आपूर्ति बाधित होने की बात को स्वीकार किया और इसके लिए सीधे पीएचईडी को जिम्मेदार ठहराया, विभाग के जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बाकायदा न्यूज 18 को व्हाट्सएप का वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने जूनियर इंजीनियर को किडनी विभाग में पानी की आपूर्ति बंद होने की जानकारी दी थी, लेकिन मैसेज पढ़ने के बावजूद पीएचईडी के इंजीनियर को मरम्मत को लेकर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा कई मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएचईडी की कितनी बड़ी लापरवाही है। बहुत ही नाजुक स्थिति में होते हैं जो मरीज होते हैं और उनके साथ इस तरह का बर्ताव। डायलिसिस हुआ? नहीं हुआ, मशीन खराब है भाई। मशीन खराब है? किसने बताया? वो डॉक्टर साहब, छोटा जो डॉक्टर है ना वही सब बताया, पीजी वाले डॉक्टर। पेशेंट का नाम है देवंती देवी, मेरी पत्नी है। 4 तारीख को डायलिसिस हुआ है, दोबारा डायलिसिस करने के लिए कल से डॉक्टर साहब हमको बोले, हम 4 बार यहाँ से घूम के गए। इन्होंने बोला कि पानी नहीं है, अभी नहीं होगा। और डॉक्टर साहब भी आए तो बोला होगा, फिर अभी भी गए तो बोला अभी नहीं होगा, 1 घंटा बाद होगा। यही आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। अब कब होता है क्या होता है देखिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अभी पानी नहीं आ रहा है। पानी कब से नहीं आ रहा? अभी सुबह से, सुबह 8 बजे से। एक दिन में कितने लोगों का डायलिसिस होता है? एक दिन में करीब 15 से 16 पेशेंट का हो जाता है। 15 से 16 मरीज? हाँ, चार मशीन चलेगा तो। अच्छा, 4 शिफ्ट चलने पर? हाँ। 15 से 16 मरीज। तो आज कितने मरीजों को? आज नहीं हो पाया। आज नहीं हो पाया। अच्छा, पानी की समस्या आज ही या हर दिन होती है? नहीं, आज ही हो रहा है। पहले तो लगातार डायलिसिस चल रहा था, लेकिन आज ऐसे गड़बड़ हुआ है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बुनियादी सुविधाएं दरअसल सरकारी व्यवस्था पर ही टिकी होती है। रिम्स में अगर एक नल भी खराब हो जाए तो बाकायदा इसकी सूचना रिम्स प्रबंधन की ओर से पीएचईडी विभाग के इंजीनियर को दी जाती है। बावजूद इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज इसी का नतीजा है कि किडनी विभाग में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो बड़ी लापरवाही पीएचईडी की कही जा सकती है। साफ साफ संजय हमारे साथ जुड़े हैं। अभी क्या स्थिति है, क्या ठीक हुआ है पानी सप्लाई वहां पर हो रहा है, जाने की कोशिश करेंगे। संजय, अभी का क्या अपडेट है? देखिए सिरांदा, अभी तक वाटर सप्लाई दुरुस्त नहीं हो पाई। आप समझ सकते हैं कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की जो बुनियादी सुविधाएं हैं किस तरह दुरुस्त है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। किडनी विभाग में आज पूरी तरह कह सकते हैं कोहराम मच गया। जब सुबह से ही वाटर सप्लाई बंद होने से लोगों को ये जानकारी दी गई कि आज आपकी डायलिसिस नहीं हो सकती है, जिसके बाद मरीज काफी बेचैन नजर आए और आनंद फानन में इसकी सूचना डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार को दी गई। डॉक्टर संजय कुमार ने बाकायदा इसकी जानकारी पीएचईडी विभाग के जूनियर इंजीनियर को दी और उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इस मैसेज को भी भेजा। मैसेज उन्होंने जूनियर इंजीनियर ने देख लिया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब हमने इस विषय पर डॉक्टर संजय से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से पीएचईडी विभाग लापरवाही दिखा रहा है, एक आने वाला समय जो है काफी मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि मैसेज भेजने के बाद बात करने के बाद जानकारी देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। संजय, आप बता रहे हैं कि अभी तक पानी का सप्लाई शुरू नहीं हो सका है। क्या ये लग रहा है कि कल तक यही स्थिति रहेगी और ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसको लेकर के बाद अभी उन्हें रिमाइंडर कॉल भी गया है और कहा गया कि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कराएं और उम्मीद है कि इसको देर शाम तक ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मैंने भी बात की थी तो अभी तक वाटर सप्लाई जो है दुरुस्त नहीं हुआ है और लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। डायलिसिस अभी भी सिरंधा वहां रुका हुआ है। निश्चित रूप से भारी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ा। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पीएचईडी अब कम से कम थोड़ा सीरियस हो और इसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द पानी की सप्लाई शुरू करे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोरोना की स्थिति और इससे लड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए अब तक के उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय टीम राज्य के दौरे पर है। ये टीम आज रिम्स पहुंची, जिसने रिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, इलाज के स्तर और जांच प्रक्रिया समेत सभी चीजों को देखा और माइक्रोबायोलॉजी लैब का भी निरीक्षण किया। ये टीम अब तक धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद रांची के खेलगांव में स्थित आइसोलेशन सेंटर का दौरा भी कर चुकी है। बारे में तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो आपको बता सकते हैं पूरा, लेकिन जो अभी चल रहा है वो ICMR के तहत ही चल रहा है जांच। लेकिन लेवल सर उसका सोचते हैं कि लेवल 2 का। हाँ, लेवल 2 का है तो लेवल 3 का लैब लगाने के लिए तो प्रक्रिया है, चल रही है। और इन सब के बीच झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले एक महीने में ही राज्य में 38,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 9 अगस्त से 8 सितंबर तक में 335 मौत कोरोना की वजह से हुई है। झारखंड में खतरनाक होते कोरोना को लेकर रांची के डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ने से संक्रमितों की पहचान बढ़ी है और संख्या एक महीने में काफी बढ़ी है। वहीं कई डॉक्टरों ने माना है कि कोरोना संक्रमण को हल्के में लेने और मास्क लगाने में लापरवाही के चलते ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 8,000 केस किए, उसमें 200 या 300 पॉजिटिव निकला है। उसी तरह से लास्ट 10 दिन पहले हम लोग करीब 10,500 केसेज किए थे, उसमें 298 पॉजिटिव केसेज हम लोग को पॉजिटिव मिला था। तो ये तो निश्चित ये हम लोग मान रहे हैं कि केसेस जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोग रिलक्टेंट हो गए हैं। लोग बुझ रहे हैं कि लॉकडाउन टूट गया मतलब कि कोरोना हट गया। ये एक फीलिंग आ गई जो कि बहुत डेंजरस है और वो भी एक कारण है बढ़ने का। लापरवाही निश्चित है, लापरवाही लोगों में है। मास्क वगैरह का कोई इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते हैं। तो लोगों को भी गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है कोरोना की रोकथाम अगर करनी है तो। इधर जमशेदपुर शहर में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। अब तक शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके तहत बड़े पैमाने पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। वहीं बाजारों और प्लाटों में भी जांच की जा रही है। साथ ही आम लोगों को कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। नगरी जमशेदपुर में कोरोना का ब्लास्ट जो है वो लगातार होते जा रहा है। आपको अभी नज़ारा दिखाएंगे जो जिला के SDO हैं वे और JNC के विशेष पदाधिकारी जो हैं वे दोनों लोग निकले हुए हैं और साक्षी में हर जगह पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं कि नहीं और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। और साथ ही यहाँ जाँच जो है वो कराया जा रहा है। लोग यही अपील करना है कि जांच कराएं, जांच से भागे नहीं। बीमारी है, फैल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जांच कराने से आप बच जाइएगा। जांच पॉजिटिव आ जाइएगा तो बच जाएगा और नेगेटिव आएगा तो बच जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो जेल में चले जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बीमारी है, इलाज के लिए हम लोग ढूंढ के कर रहे हैं कि हम लोग हो सकता है कि इम्यून रहें क्योंकि हम फिजिकली फिट हैं, बट जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर में माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको खतरा है इस चीज़ से, वो शायद इस चीज़ को सस्टेन ना कर पाएँ। जिस तरह शहर में कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है उसको लेकर के क्या विशेष तैयारियां की हैं? अब हम लोग जांच बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा जांच होगा उतने ज़्यादा जितने सस्पेक्ट्स निकलेंगे, जितने पॉजिटिव केसेस निकलेंगे, वैसे ही हम एक पॉजिटिव को निकालते हैं तो उससे संपर्क में आए हुए मान लीजिए 10 से 12 लोग बच जाते हैं। अगर उनको पॉजिटिव को नहीं निकालना 10-12 लोग एटलीस्ट और इफेक्ट होंगे अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग देखा जाए तो बेसिकली यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइसोलेट किया जाए। तो ये SDO थे जिन्होंने कहा कि जो तमाम वो व्यवस्था की जा रही है कि जिससे कोरोना पर जंग जीती जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। उधर कोडरमा जेल स्थित कोविड केयर सेंटर से एक कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गया। सांस लेने की शिकायत पर 2 कैदी को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से आज सुबह एक कैदी अस्पताल प्रबंधक को चकमा देकर फरार हो गया। कोरोना संक्रमित कैदी की फरारी के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। फरार कैदी गिरिडीह के देवरी का रहने वाला है। वहीं सूचना के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस कैदी की तलाश में जुट गए हैं। तो कैदी के फरार होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कोडरमा से कैदी एक और फरार हुआ है। उनका कहना है कि 3:30 बजे सुबह तक उनको बेड पे देखा गया था और 3:30 बजे वो अपने बेड पे सो रहे थे। पुनः जब 6 बजे वो यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी ANM जब उनके बेड पे गई देखने तो वो वहाँ नहीं पाए गए।
वो उसकी तुरंत इसकी सूचना होमगार्ड को दी और होमगार्ड और स्वास्थ्यकर्मी मिलकर पूरे परिसर में उसकी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं पाए गए। तो इसकी लिखित सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा दी गई है थाना प्रभारी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, सभी को, और खोजबीन जारी। वहीं गुमला सदर अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन सेंटर से बीती रात एक कोरोना पॉजिटिव कैदी भी फरार हो गया। नर्सिंग कॉलेज में बने इस केंद्र में 7 सितंबर को सिसई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कैदी को यहां पर लाया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस में कैदी के फरार होने के बाद मामला दर्ज करवाया है। दरअसल अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेडिकल जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद पूरा सिस्टम परेशान दिख रहा है। इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने झारखंड में नवनिर्मित हाईकोर्ट और विधानसभा भवन सहित कई भवनों के बगैर पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण होने पर जुर्माना ठोका है। एनजीटी ने पर्यावरण स्वीकृति के बिना हाईकोर्ट और विधानसभा भवन का निर्माण होने की बात कही है। इस आधार पर हाईकोर्ट भवन पर 66 करोड़ और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा पर्यावरण नियमों की अनदेखी करके कई भवनों पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। जुर्माना झारखंड के विभिन्न शहरों में बने दूसरे भवनों पर लगाया गया है। इन भवनों के निर्माण में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की गई है और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। और पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर बने भवनों पर आए एनजीटी के फैसले को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने पिछली सरकार में बरती गई हड़बड़ी पर सवाल उठाया है। साथ ही पूछा है कि जुर्माने की रकम कौन देगा। उन्होंने इसे बनाने वालों से जुर्माना वसूलने की सलाह दी है। ऐतिहासिक फैसला पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है। अब सवाल यह है कि ये जुर्माना कौन देगा। सरकार के गाढ़े पसीने की कमाई से जो टैक्स जमा होता है राजकोष में, उसी राजकोष से भवन निर्माण विभाग सरकार के दूसरे खजाने खाते में डाल देगा, या जिन्होंने इसके लिए आदेश किया है, जिन्होंने ये इलीगल काम करवाया है, उनके ऊपर भी जुर्माना का बोझ जाएगा। और एक और बड़ा फैसला है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है पर्यावरण के हित के विरोध में, उन पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधान के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सारे निर्माण ऐसे रुक जाएंगे। तो सरयू राय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, लेकिन पर्यावरण को लेकर एनजीटी की सख्ती पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट और विधानसभा भवन पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने पूर्व की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार तो सिर्फ योजना बनाती है और उसे लागू अधिकारी करते हैं, लिहाजा इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। उस समय भी हम लोगों ने काफी प्रबल विरोध किया था, लेकिन सरकार तो अपने कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी। आखिर इस तरह की लापरवाहियां हुई, गलतियां हुई सरकार के स्तर से, आज उसका खामियाजा ये सरकार क्यों भुगतेगी। हमें लगता है कि एनजीटी भी मूक दर्शक बन करके इन सारी कवायद को देखता रहता है, और जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो इस तरह के एक नोटिस थमा करके राज्य सरकार को परेशान करने की कोशिश की जाती है। सरकार योजना बनाती है, योजना का क्रियान्वयन और उससे काम कराने का जो है अधिकारियों के बीच है। अधिकारी की लापरवाही का परिणाम है। अधिकारियों को जो है सो लेना चाहिए था इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लेकिन अधिकारियों ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस बिना लिए ही काम को कराया है, और कहीं न कहीं इसको माना जाएगा कि अधिकारियों का ही लापरवाही का परिणाम है ये। आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार पर एनजीटी ने 113 करोड़ का जुर्माना लगाया है और इसकी वजह है भवनों के निर्माण से पहले पर्यावरण मंजूरी नहीं लेना। रांची के साथ ही कई जिलों में भी बन रही बिल्डिंग पर भी जुर्माना लगाया गया है। रांची स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट इसके दायरे में है। इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस न लेने के कारण झारखंड सरकार पर एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। एनजीटी ने मामले को लेकर 113 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट की भवनों को लेकर ये बात कही गई है। वहीं इसके अलावा झारखंड के अन्य 55 भवनों को लेकर भी इस एनजीटी ने ऐतराज जताया है और कहा है कि
इन भवनों पर भी अभी तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया है। और कुछ यही नज़ारा है झारखंड स्मार्ट सिटी, रांची स्मार्ट सिटी का, जहां पर भवनों का निर्माण तो शुरू हो चला है लेकिन अब तक इसका भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया है, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाए। मामले को लेकर फिलहाल जो फैसला आया है उसे लेकर भी बवाल है। झारखंड की तमाम पार्टियों ने अपने अपने इस पर विचार रखे हैं, लेकिन जिस तरह से ये बोझ झारखंड सरकार पर पड़ी है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार